today we will be discussing so today we will be starting with question number 41 and we'll move till question number 55. So let's read a question. Question number 41. What the question says? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. बोलता है the graph below show how the lower limits of elevation ranges of bird species on tropical mountain have changed over 20 years 2000 to 2020. मतलब आपको because of the climate change. ठीक है, तो मतलब ये आपको बता रहा है कि भाई 2000 से लेके एक तो 2000 में और 2020 में ट्रॉपिकल माउंटेन्स पे जो बर्ड की पॉपुलेशन है वो कैसे चेंज हुई है. ठीक है, ये आपको बता रहा है. उसमें दो ग्राफ दिए हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से. एक तो लोअर लिमिट दी हुई है एलिवेशन की रेंज की, कब? 2020 में. ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है लोअर लिमिट ऑफ एलिवेशन रेंज इन द ईयर 2000. तो 2 साल की है, 2000 की और 2020 की. और यहाँ पे दी हुई है हाउ टू माउंटेन समिट 3500 मीटर मतलब मैक्सिमम हाइट. अब ईच पॉइंट बिलो रिप्रेजेंट अ बर्ड स्पीशीज. ये जितने भी पॉइंट आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट आपको यहाँ दिख रहे हैं, इसमें से हर कोई एक बर्ड स्पीशीज है. समझ रहे बात को मेरी? ये जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं. उसके बाद व्हाट नेक्स्ट दे से पॉइंट्स वुड क्लस्टर ऑन द डैश लाइन इफ स्पीशीज हैज द सेम लोअर एलिवेशन रेंज लिमिट इन 2022. कहने का मतलब है कि जो डैश लाइन है इस पे मेरा पॉइंट आ जाएगा कब? ये वाली जो डैश लाइन है इस पे मेरा पॉइंट कब आ जाएगा? अगर उनकी एलिवेशन रेंज मैच कर रही होगी. यहाँ पे इस पे क्लस्टर करेंगे. ठीक है ना? गिवन दैट द माउंटेन समिट इज एट एन एलिवेशन ऑफ 3500 मीटर, सॉलिड हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिखाई हुई है ऊपर यहाँ पे हो रही है माउंटेन समिट. And assuming that the trend show by the graph continue over the next 20 year, कि अगले 20 साल तक भी ऐसे ट्रेंड चलेंगे. What would you expect in 2040? अब ये देखने की बात है कि भाई जो है आप देख रहे होगे कि नीचे क्लस्टर ज्यादा है. अगर मैं नीचे वाली लाइंस को देखूं तो यहाँ पे क्लस्टर ज्यादा है, इधर मतलब इनके गुच्छे ज्यादा बन रहे हैं. और ऊपर जैसे जैसे दारे हैं ये कम क्लस्टर्ड हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज जो है कम होती चली जा रही है. ठीक है, तो अगर अगले 20 साल तक भी ऐसा ही ट्रेंड रहने वाला है तो ये क्लियर कट मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि जो ऊपर वाली स्पीशीज आप देख रहे हो ना यहाँ पे, नीचे वाली का तो ठीक है, यहाँ तक तो ट्रेंड ठीक है. जब आप बात कर रहे हैं यहाँ तक, मतलब अगर जब मैं बात कर रहा हूँ 2000 मीटर तक, यहाँ तक ट्रेंड ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लस्टर कर रहा है. लेकिन जैसे ही मैं ऊपर जा रहा हूँ हाइयर एलिवेशन पे, जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ हाइयर एलिवेशन गाइज, तब क्या हो जा रहा है? तब मेरा जो है स्पीशीज कम होती जा रही है. इसका मतलब क्या होगा कि जो हाई अल्टीट्यूड पे स्पीशीज है, हाई एलिवेशन पे, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है टाइम के साथ. राइट की रॉन्ग? राइट की रॉन्ग? जो हाई एलिवेशन पे स्पीशीज है, जल्दी बताओ, हाई एलिवेशन पे जो स्पीशीज है वो टाइम के साथ एक्सटिंक्ट हो रही है. ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो 2020 में उसका नंबर्स कम दिख रहा है आपको. क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी भाई रिस्पॉन्स करो चैट बॉक्स में. जस्ट अ मिनट, कुछ सेटिंग में इशू आ गया लग रहा है. अब करिए, अब करिए, अब कर सकते हैं आप. क्लियर है सबको? सबको क्लियर है कि नहीं है कि अगर ये ही ट्रेंड रहेगा तो 2040 तक हाइयर एलिवेशन की जो स्पीशीज है, ऊपर आप देख रहे हो ना, कम क्लस्टर्ड है. तो कम क्लस्टर्ड है इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? इससे ऊपर है
तो मतलब डिक्रीज हो जाएगी। अब ऑप्शन देख लीजिए फटाफट से, अब ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन क्या होगा, लो एलिवेशन स्पीशीज विल बी बिकम लोकली एक्सटिंक्ट, ये तो गलत है, लो एलिवेशन वाली को तो कुछ नहीं हो रहा है, लो पे तो ठीक है, ये भी गलत है। मिड एलिवेशन, ये भी गलत है। हाँ ये सही है, हाई एलिवेशन स्पीशीज विल बिकम लोकली एक्सटिंक्ट, ऑल स्पीशीज विल रिटर्न टू देयर ओरिजिनल एलिवेशन, ये तो गलत है भाई। अगर ओरिजिनल पे होता तो डैश लाइन पे आके कोलैप्स करता। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो गया गाइस सी। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट क्विकली, आज हमें खत्म करना है इसको। क्लियर है, करेक्ट आंसर विल बी सी, जल्दी बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 42 पे, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए। देखिए फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके समझना है। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से समझ रहे हैं देन इट इज योर टर्न। देखो क्या कहता है, behavioral ecologists exploring a newly discovered Iceland find 20 new species of terrestrial lizard, कि कुछ बिहेवियरल इकोलॉजिस्ट हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उन्होंने 20 नई स्पीशीज डिस्कवर की है टेरेस्ट्रियल लिजर्ड की किसी आइसलैंड। मेल ऑफ दीज स्पीशीज हैव अ डोर्सल रिज, जो मेल है इन स्पीशीज का उसके पीठ पे या डोर्सल सरफेस पे एक रिज है। वेरीज इन साइज फ्रॉम द लार्ज इन सम स्पीशीज टू एंटायरली लैकिंग इन द अदर, किसी किसी में वो बड़ा है और किसी में है ही नहीं, रिज जो है। The scientists hypothesize that the dorsal ridge in the male evolved by runaway sexual selection stemming from the sensory bias in female, कि ये जो रिज आया है ये इसलिए आया है कि वो बेटर फीमेल को अट्रैक्ट कर सके या बेटर फीमेल को मेटिंग के लिए सेलेक्ट कर सके। Which one of the following would provide the necessary evidence to support this hypothesis? इस हाइपोथेसिस के सपोर्ट में कौन सा नेसेसरी एविडेंस है जो इसको सपोर्ट करेगा हाइपोथेसिस को, अगर ऐसा है तो, कि वो एक्चुअली में अट्रैक्ट करता है। पहला पॉइंट देखते हैं, पहले पॉइंट में क्या कहता है, फीमेल ऑफ द स्पीशीज इन विच मेल लैक दिस ट्रेट, उस स्पीशीज की फीमेल जिनके अंदर मेल के पास डोर्सल रिज नहीं होता, are attracted to the male that have a large dorsal ridge artificially attached to them। बिल्कुल सही बात है, उनको तो आर्टिफिशियली अटैच हो डोर्सल रिज या नेचुरली हो, फीमेल तो उसी की तरफ अट्रैक्ट होगी जिसके पास, स्पीशीज की जिसके पास ये रिज होगा, क्योंकि वो एक कैरेक्टरिस्टिक है टू अट्रैक्ट देम। तो ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक हो गया, दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या कहता है, उनको भी पता होना चाहिए ना। मेल विदाउट अ रिज आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट फीमेल ऑफ ऑल द स्पीशीज देन मेल विद अ रिज, ये तो गलत बात है, क्योंकि जिनके पास कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो कैसे अट्रैक्ट करेंगे, तो विदाउट वाले का तो चांस ही नहीं बनता, विदाउट वाले का तो कोई चांस ही नहीं बनेगा गाइस। जिसके पास डोर्सल रिज नहीं है उसकी तो छुट्टी हो गई, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्पीशीज का है। तीसरा क्या कहता है, मेल्स विथ लार्जर डोर्सल रिज विन मोर फाइट्स एंड गेट मोर मेट्स देन मेल्स विद अ स्मॉलर रिज। नहीं भाई, साइज पे डिपेंडेंट नहीं है, रिज होना चाहिए, रिज बस होना चाहिए, साइज पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, बड़ा छोटे का नहीं है, सिर्फ रिज होना चाहिए, प्रेजेंस या एब्सेंस। आगे नेक्स्ट क्या कहता है, फीमेल ऑफ स्पीशीज whose male have a dorsal ridge do not show a preference for the trait, बिल्कुल शो करती है, तो ये तो गलत हो गया, वो तो प्रेफरेंस शो कर रही है, तभी तो द फीमेल इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड द मेल हु इज हैविंग रिज, तो ये गलत हो गया। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिज विल डिसाइड, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, कि फीमेल ऑफ द स्पीशीज इन विच मेल्स लैक द ट्रेट आर अट्रैक्टेड, दूसरे मेल्स को अट्रैक्टेड हो चाहे दूसरी स्पीशीज का, बस उसके पास क्या होना चाहिए, डोर्सल रिज होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताइए फटाफट से। ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि ये बिहेवियरल है। क्लियर है सबको, चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ गाइस। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन है नहीं अभी ये 40s वाली लाइन में जो है।
अब इसको ध्यान से देखो 43 को क्या कहता है जी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। कहता है द ग्राफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस, कोई वेरिएबल है एक्स एक्सिस पे, ये हमें नहीं पता कौन सा वेरिएबल है, एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी है वाई एक्सिस के बीच, दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं जो आपको ग्राफ दिख रहा है, लाइन इस तरह की है, तो ये तो आपको पता है दोनों के दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड है। ठीक है, नेगेटिव होता है तभी ऐसा होता है ना। और इसको आप ऐसे बना के भी देख सकते हैं कि भाई जब जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा है तो एक्स की वैल्यू कम है, फिर कम है, और ज्यादा है, और कम है, और ज्यादा, और कम है। मतलब क्या हो गया, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैरेक्टर एक्स। राइट की रॉन्ग जल्दी बताओ, राइट की रॉन्ग जल्दी बताओ, राइट की रॉन्ग जल्दी बताओ। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ईच पॉइंट रिप्रेजेंट अ स्पीशीज एंड द ट्रेंड लाइन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अक्रॉस द स्पीशीज। क्लियर है, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है स्पीशीज को बता रहा है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आप देख रहे हो नीचे कम होती चली जा रही है। अब देखो कह रहा है कि इसमें बताओ कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वेरिएबल एक्स कौन हो सकता है। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है गाइस। अब मैं देख रहा हूँ जेनेटिक डाइवर्सिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के, तो बस मैं रख के देखता रहूंगा कि कौन सा फिट बैठेगा। तो देखो कह रहा है इवोल्यूशनरी एज ऑफ स्पीशीज, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है क्या वो इवोल्यूशनरी एज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है कि एज ज्यादा होगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगी? नहीं, अगर इवोल्यूशनरी एज ज्यादा होती है तो आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है, तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन, क्योंकि इवोल्यूशनरी एज ज्यादा होगी तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे तो घट रही है। ठीक है, तो ये गया। अबंडेंस, अबंडेंस, तो क्या जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अबंडेंस? नहीं, अगर अबंडेंस ज्यादा होगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कम कैसे हो सकती है, वो तो ज्यादा होनी चाहिए, तो ये भी गया, ये भी गया। ठीक है, थर्ड पे आ जाइए, बॉडी साइज, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉडी साइज है? ये सही है, क्योंकि अगर बॉडी साइज ज्यादा बड़ा होगा ऑर्गेनिज्म का तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कम देखी जाएगी, इसीलिए माइक्रोब्स और जिनका साइज छोटा होता है उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो बॉडी साइज हो सकता है ये वेरिएबल एक्स। ज्योग्राफिकल रेंज, ये भी फिट नहीं बैठेगा, ज्योग्राफिकल रेंज भी फिट नहीं बैठ रहा है, देखो करके, ज्योग्राफिकल रेंज भी फिट नहीं बैठ रहा है, देखो करके देखते हैं। ज्योग्राफिकल रेंज, सॉरी, जेनेटिक डाइवर्सिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ज्योग्राफिकल रेंज। अरे भैया जिसकी ज्योग्राफिकल रेंज ज्यादा होगी उसकी तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए ना, कम कैसे हो सकती है? तो ये भी कट गया ऑप्शन में। तो यहाँ पे जो एक फिट बैठता है, करेक्ट आंसर सिर्फ आपका बॉडी साइज बैठेगा। करेक्ट आंसर सिर्फ आपका यहाँ पे बॉडी साइज बैठेगा, तो हेंस बॉडी साइज है करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ फटाफट। क्या क्वेश्चन नंबर 43 क्लियर है सबको? बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, बड़ा इजी क्वेश्चन था, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई। क्लियर है? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 पे, वो भी बड़ा इजी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है 44। क्वेश्चन नंबर 44 को देखे। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है और बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, हंटिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ मोर्टेलिटी फॉर लार्ज फ्रूगीवोर्स बर्ड। कहने का मतलब क्या है, जो फ्रूगीवोर्स बर्ड होते हैं, मतलब जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होते हैं, उनमें जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है, ठीक है, जो डेथ रेट है, उसका एक मेजर कॉज हंटिंग है। ठीक है, उसका एक मेजर कॉज क्या है? हंटिंग है। दैट हंटिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ मोर्टेलिटी फॉर लार्ज फ्रूगीवोर्स बर्ड। आगे क्या कहता है, these bird species, these bird disperse the seed of forest trees, these bird disperse the seed of forest tree। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो बर्ड होते हैं, ये फॉरेस्ट, ये जो बर्ड होते हैं ये डिस्पर्स करते हैं किसको? ये डिस्पर्स करते हैं सीड्स को, क्योंकि ये खाएंगे और इनके एक्सक्रीटा में या फिर इनकी बीक से वो कहीं ड्रॉप होगा। ठीक है, जैसे आप कहते थे ना, वो ड्रॉप होगा कहीं, उसको डिस्पर्स करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। एंड दीज आर द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू फॉरेस्ट रीजनरेशन। और ये हेल्प करते हैं, पढ़ा था ना आपने, थ्रू बर्ड्स, ऑर्निथोफिल्ली पढ़ा है कि नहीं है? ऑर्निथोफिल्ली होता है ना थ्रू बर्ड्स। ठीक है ना? द ग्राफ शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एज क्लासेस ऑफ फ्रूगीवोर्स, different age classes of frugivores dispersed tree species are two
आइसोलेटेड साइट, दो साइट्स पे दिखाया गया, एक तो ये यहाँ पे दी हुई है नंबर डेंसिटी पर हेक्टेयर में, डेंसिटी ट्री की या जो भी है, और यहाँ पे दिया हुआ अलग अलग स्टेज। तो गाइस पहले मुझे एक बात बताओ, कोई भी ट्री होता है जब सीड से वो जर्मिनेट करता है तो सबसे पहले बनता है सीडलिंग, फिर बनता है सेपलिंग, और फिर बनता है अडल्ट। राइट की रॉन्ग? राइट की रॉन्ग? जल्दी बताओ, राइट की रॉन्ग? सबसे पहले जो सीड होगा सीडलिंग बनेंगे, उससे सैपलिंग बनेंगे, उस सैपलिंग के बाद क्या बनेगा? अडल्ट बनेगा। अडल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? राइट। अब दोनों डाटा में आप ऑब्जर्व करो, जो ये सेकंड वाला है इसके अंदर 20 से नीचे है सीडलिंग, और फर्स्ट वाले में ऑलमोस्ट 100 है। अगर आप देख रहे हो तो फर्स्ट वाले में ऑलमोस्ट 100 है। ये सीडलिंग कहां से आए होंगे? जो फ्रूगीवोरस बर्ड ने सीड को डिस्पर्स किया होगा। व्हाट वुड बी द सोर्स ऑफ दिस सीडलिंग? जो फ्रूगीवोरस बर्ड ने सीड्स को डिस्पर्स किया होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि ज्यादा जो फ्रूगीवोरस बर्ड है वो साइट 1 में है देन साइट 2 से। जल्दी बताओ, वो साइट 1 में क्लियर है कि नहीं है? जो ज्यादा फ्रूगीवोर बर्ड है वो साइट 1 में है, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब अगर साइट 1 में ज्यादा फ्रूगीवोर बर्ड है तो हंटिंग कहां पे ज्यादा होगी, 2 में कि 1 में? क्योंकि हंटिंग से ही तो उनको कम होते हैं ना, वो मरते हैं हंटिंग से। हाँ, तो हंटिंग कहां ज्यादा होगी? सेकंड में। तो हंटिंग कहां ज्यादा है? सेकंड में। मोर हंटिंग, हंटिंग मोर है, तभी तो जो फ्रूगीवोर बर्ड है वो कम डिस्पर्स कर पा रहे हैं और सीडलिंग कम है। ठीक है, पहले वाली में हंटिंग लेस है। बस अब आप ऑप्शन पे आ जाओ, पहले वाले में हंटिंग लेस है। देखो क्या कहता है, बेस्ड ऑन द ग्राफ सेलेक्ट द मोस्ट लाइकली कंक्लूजन। बेस्ड ऑन द ग्राफ सेलेक्ट द मोस्ट लाइकली कंक्लूजन। तो पहला देखो, हंटिंग इज हाइयर एट साइट 1 देन एट साइट 2। भैया ये तो गलत हो गया, साइट 1 पे हाइयर थोड़े है, साइट 2 पे हाइयर है, तो ये तो गलत हो गया। दिस इज रॉन्ग, ये तो सही नहीं हो सकता, ये तो सही नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये तो गलत है। ठीक है, अच्छा जी अब आगे आ जाओ, दूसरे सेंटेंस को ले लो। कहता है हंटिंग इज हाइयर एट साइट 2 देन साइट 1। ये बिल्कुल ठीक जवाब दे दिया इसने कि साइट 2 पे हंटिंग ज्यादा है, तभी वहां पे डिस्पर्सल कम हो रहा है, बर्ड कम है। तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, हंटिंग इज सिमिलर इन बोथ द साइड। ये तो गलत है, अगर हंटिंग दोनों साइड सिमिलर होती तो इक्वल नंबर ऑफ सीडलिंग होते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, फ्रूगीवोर्स आर नॉट हंटेड एट ईदर साइड। ये तो गलत है, क्योंकि अगर वो हंटेड नहीं होते तो भी आपका डिस्पर्सल जो है इक्वल होता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? व्हाई वी टेकन बी एज अ चॉइस? क्लियर है सबको? जल्दी बताओ फटाफट, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है बी का? क्लियर है तो बताओ। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो प्योरली कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, खाली क्वेश्चन ठीक से पढ़ो और डाटा का एनालाइज करो, दैट्स इट। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 44 तक क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ भाई। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। चलो अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये तान्या मैम ने आपको खूब पढ़ाया है जो, और रिचा मैम ने भी, कि क्या ये रहता है इवोल्यूशनरी ट्री। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है द फॉलोइंग फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होती है भाई? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फाइलोजेनी क्या होती है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कहते हैं फाइलोजेनी, और आपने बनाए भी हैं फाइलोजेनेटिक ट्री खूब सारे। ठीक है, ये हो गया इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। कहता है हाउ स्पीशीज पी टू टी आर रिलेटेड टू ईच अदर। द ब्रांच लेंथ इंडिकेट द डिग्री ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। कि ब्रांच लेंथ जो है वो ये बताती है कि डिग्री ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज कितना है। अगर जिसमें ज्यादा ब्रांच की लेंथ होगी तो ज्यादा होगा इवोल्यूशनरी चेंजेस, कम होगी तो कम होगा।
अब कहता है द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ 3 एरिया इज गिवन बिलो। एरिया 1 में क्या है, पी क्यू एन आर, एरिया 2 में आर एस टी, एरिया 3 में क्यू आर एस। कहता है गिवन दिस इंफॉर्मेशन द फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ। अब इसने ऊपर एक हिंट दे दिया है कि जो ब्रांच लेंथ है, मतलब जो लेंथ है ये वाली, जो लेंथ ये लाइनें डली हुई है, ये लाइनें इस तरह से जैसे ये है ना, तो यहां से देखेंगे पहले एंसेस्टर से कितनी है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है वो ये बताती है कि डिग्री ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज कितना है, तो उतनी डाइवर्सिटी होगी जितना चेंज ज्यादा होगा। तो आपको ये कह रहा है कि पहला एरिया है पी क्यू आर, तो पहला एरिया है मेरे पास पी क्यू आर, अलग अलग कलर से कर लेते हैं इसको। तो पहले एरिया में मैंने क्या लिया, मैंने पी लिया, काफी लंबा है भाई पी तो पेरेंट से। क्यू लिया, यहां से देखेंगे इस लाइन से ये भी काफी ज्यादा है, या इससे भी देख सकते हो ये है पी, ये है क्यू, लेकिन आर मेरा छोटा सा है, तो 2 बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, चलो इसका एरिया हो गया ये। दूसरे में कह रहा है आर एस टी, है ना, तो ये मेरा छोटा है, आर एस भी छोटा सा है और टी थोड़ा सा है, तो इसका एक एरिया हो गया। और लास्ट में कह रहा है क्यू आर एस, ठीक है, लास्ट में क्या कह रहा है क्यू आर एस, तो इसमें क्या है, क्यू आर एस में क्या है, 2 छोटे हैं एक बड़ा है, एक क्यू है एक आर है और एक एस है, ठीक है। अब एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी डाटा देख के कि जो पी क्यू आर है, जब पी क्यू आर को हम देखते हैं तो उसकी डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि पी क्यू आर में देखो ये पूरा है, ये पूरा है और आर थोड़ा सा है, तो पी क्यू आर जो है, जो पी क्यू आर है, जो उसका एरिया रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है, जो कि एरिया 1 है। उसके बाद दूसरे को देखें आर एस टी, तो आर एस टी में तो ये छोटा सा, एक ये छोटा सा और एक ये थोड़ा सा बड़ा, ठीक है जी। तो आर एस टी का एरिया जो है वो भी होगा कुछ, एरिया 2 है। इसमें कोई भी लेकिन बड़ी ब्रांच नहीं है। तीसरी देखेंगे जो क्यू आर एस, तो क्यू आर एस में आपको एक चीज दिख रही होगी कि क्यू आर एस में एक बड़ी ब्रांच है और 2 छोटी हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है आर एस टी से ज्यादा होगा, तो क्यू आर एस का एरिया नंबर 2 पे आ जाएगा। तो क्यू आर एस कहाँ है, एरिया 3 को बिलोंग करता है, तो और ये एरिया 2 को बिलोंग करता है। तो बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें पूछता है कि रिलेशनशिप बताओ, तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी तो किसमें होगी, देखो एरिया 1 में, विदाउट एनी डाउट, एरिया 1 में, तो एरिया 1 में सबसे ज्यादा होगी। और उसके बाद किसका एरिया है, क्यू आर एस का एरिया 3, तो 132, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 132, क्योंकि एरिया 1 का सबसे ज्यादा है, उसमें डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी। तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर आ गया, एरिया 1, एरिया 3, एरिया 2, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांचेस। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन। सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें बता दो भाई, कोई डाउट हो तो, अगर 45 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट जल्दी बताइए, चलो आगे आ जाओ, 46 पे चलते हैं, 46 पे चलते हैं, खत्म करना है आज।